हेलो, चलो बच्चे, आज हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का एक जो सीरीज़ शुरू किया है उसी का हम लोग आज रिवाइज कराएंगे आप लोगों को। और इसके अंतर्गत ये जो केमिस्ट्री का आपका जो 5वां चैप्टर है उसका आज ऑब्जेक्टिव का दूसरा सेट है। एक सेट पहले हो चुका है और आज वो ऑब्जेक्टिव का क्या है, आपका दूसरा सेट है, जिसे हम आप लोगों के सामने पढ़ाने का और बताने का कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पृष्ठ पर आणविक स्पीशीज का केंद्रीकरण की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इजी वे समझिए। तो जो केंद्रीकरण की घटना है इसको हम लोग क्या करें, देखो यहाँ आणविक स्पीशीज का केंद्रीकरण, आणविक स्पीशीज का जो केंद्रीकरण की घटना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो पहले ये है कि जो आणविक स्पीशीज का केंद्रीकरण की जो घटना है उसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण। वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होती है, स्वाभाविक बात है, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होगी उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोषक कहेंगे। आइए, अगला टॉपिक है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। देखो ये तुम पढ़ चुके हो। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है हमेशा ऊष्मा छेपी होगी, क्योंकि इसमें से हमेशा ऊष्मा आपको बाहर की ओर निकलता है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा जो है हमेशा बाहर की ओर निकलता है। अब अगला टॉपिक है यानी ऊष्मा छेपीय अभिक्रिया होगी। अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोष्य मुक्त संयोजकता द्वारा संलगित हो। एक बात सुनो, अगर बैलेंसी की बात होगी तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब भी वैलेंसी संयोजकता की बात होगी तो वह भौतिक अधिशोषण नहीं हो सकता, क्योंकि संयोजकता तो केमिस्ट्री में होता है। स्वाभाविक है कि उसका आंसर क्या होगा, रासायनिक अधिशोषण। चलिए आगे। रासायनिक अधिशोषण की अधिशोष्य ऊष्मा की अपेक्षा, देखो यहाँ रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा की अपेक्षा क्या होती है। देखो ये जी सुनो, रासायनिक अधिशोषण जब भी होगा तो एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ जो है एक वर्ड है रासायनिक अधिशोषण की जो है अधिशोषण की जो अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा, यानी कहने का अर्थ है यहाँ एक छूटा हुआ वर्ड है जो मैं लिख देता हूँ, एक भौतिक अधिशोषण। मैं लिखा यहाँ, पूछा जाएगा कि किसमें ऊष्मा अधिक होती है, आपको ध्यान देना होगा। तो ध्यान दो, रासायनिक में ऊष्मा का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रासायनिक अधिशोषण है तो वह ऊष्मा पर निर्भर करेगा, यानी ऊष्मा बढ़ेगा तो अधिशोषण बढ़ेगा, यानी रासायनिक अधिशोषण का भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। किसमें, ताप बढ़ने पर। रासायनिक अधिशोषण का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा अधिक होती है। चलो, कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है, तो पता है आपको 0 से कम कौन होगा। तो आप पता है कि जो ऊष्मा, आपको ये ध्यान देना है कि कौन 0 से कम होगा, पहले समझिए। ये जो है, हाँ, कौन जो है 0 से कम होगा। तो आइए थोड़ी बातें हम आपके सामने समझ लेते हैं। आपको पता है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपको डेल्टा एच का मान तो माइनस होगा, अधिशोषण में क्या है, टी डेल्टा एस। देखो ये अधिशोषण कैसी क्रिया है, स्वतः क्रिया है। बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये बातें ध्यान रखो, ये स्वतः होने वाली क्रिया है। मतलब डेल्टा जी माइनस हो गया, डेल्टा एच भी माइनस हुआ। स्वाभाविक है कि अगर डेल्टा टी माइनस होगा तब जाकर यह क्रिया होगी। कहने का अर्थ है कि इसमें आंसर कौन होगा, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना है आपको, आपका जो आंसर होने जा रहा है वो रियल में कौन होने जा रहा है, उपयुक्त सभी। चलिए ध्यान देना है आपको। अब यहाँ छोटी छोटी चीज़ ध्यान देनी है आपको।
छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब अगला टॉपिक जो आ रहा है, हल्का टॉपिक सब है, आप एकदम इजी टॉपिक है। अब आपको जो क्लासें हैं वह 2 अपडेट होती रहेगी। भौतिक अधिशोषण में गैस है कण ठोस की सतह पर। देखो, भौतिक अधिशोषण में तुमने एक ही बल की बात पढ़ा है, उसका नाम क्या था? वांडर वाल फोर्स। तुमने भौतिक अधिशोषण में एक ही तरह के फोर्स की बात तूने पढ़ा है, उसका नाम क्या था? वांडर वाल फोर्स। इसलिए ये होगा वांडर वाल फोर्स। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो ध्यान रखना होगा, रासायनिक अधिशोषण में मात्र 1 परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में मात्र जो है 1 परतें वहाँ पर होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। रासायनिक अधिशोषण में मात्र जो है कितने परतें होती है? 1 परतें होती है। चलो, भौतिक अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। एंथैल्पी एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। तो सोचो, भौतिक अधिशोषण में टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहने का अर्थ ये है कि कौन कथन सही नहीं है। कहने का अर्थ है कि भौतिक अधिशोषण में कौन, देखो यहाँ भौतिक अधिशोषण में समझ जाओ कि ताप बढ़ने पर उसकी अधिशोषण की क्षमता घट जाती है। भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर उसके अधिशोषण की क्षमता घट जाती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर यह जो है ना, ये गलत है। यानी 9 का ए क्या होगा आपका? 9 का ए क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। चलिए आगे आइए। अधिशोषण के प्रक्रम में साम्यावस्था कब होगा? स्वाभाविक है कि साम्यावस्था के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट का इंतजार करना होगा। सो आइए, यहाँ जो आ गया है, यहाँ समझो। साम्यावस्था मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जी का मान अगर 0 होता है, तूने पढ़ा है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये 0 हुआ तो कब ये, जब साम्यावस्था में डेल्टा जी का मान 0 होता है, सो आप समझ गए होंगे कि डेल्टा एच का बराबर क्या होगा? टी डेल्टा एस। यानी आपका आंसर ये होगा। कौन सा हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है परीक्षा में। प्लेटिनियम ब्लैक याद रखना है। कौन सा हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? कौन सा हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? उसका नाम क्या है? प्लेटिनियम वक्र है। ध्यान दीजिए। अब आगे है, हाँ, इतनी बातें सही बच्चे को आ गया होगा। ओके, आ गया सर जी। आगे आइए, निम्न आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चारकोल की निश्चित मात्रा पर सबसे कम अधिशोषित होती है? ध्यान रखना है बात को। यहाँ बड़ा अच्छी चीज़ आ गया है। ये सब निश्चित मात्रा में, एक बात ध्यान दो, यहाँ पर कम अधिशोषित होने वाला हाइड्रोजन गैस है। चारकोल द्वारा सबसे कम जो ये तापमान की बात हो रही है ना, उस पर कम अधिशोषित होने वाला कौन से गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और सबसे अधिक अधिशोषित होने वाला जब होगा तो अमोनिया होगा। याद रखना, चारकोल में सबसे अधिक जो अधिशोषित होने वाला गैस होगा वह कौन होगा? अमोनिया होगा। और सबसे कम वाला जो होगा प्यारे बच्चों, वह कौन होगा? चारकोल, हाइड्रोजन होगा। हमारे बच्चे समझ गए होंगे। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। इजी टॉपिक है। कौन सा अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता? देखो, तुमने पढ़ा है कि अधिशोषण सबके साथ हो सकता है, लेकिन गैस और गैस के साथ अधिशोषण नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि अधिशोषण सभी के साथ हो सकते, लेकिन गैस और गैस के साथ अधिशोषण नहीं हो सकते। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अधिशोषण किसके साथ नहीं होगा? तो गैस और गैस के साथ अधिशोषण नहीं होगा।
ये ध्यान रखना है, गैस और गैस के साथ अधिशोषण की क्रिया नहीं होगी, अंतरा पृष्ठ का नहीं होगा। शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अरे भाई देखो ना, इस शोषण अहू में है या अहू में है? अधिशोषण वर्ड तो दोनों में ना है, कहाँ है? अधिशोषण में भी है और अवशोषण में भी है। स्वाभाविक बात है कि ये कहाँ होगा? ये दोनों में होगा। अधिशोषण और अवशोषण वर्ड जो है दोनों में है, इसलिए दोनों में होगा। गैस की भौतिक अधिशोषण की मात्रा, हाँ, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा, देखो यहाँ पर सुनो, भौतिक अधिशोषण के बारे में एक बात पढ़िएगा कि यहाँ पर भौतिक ताप, अगर ताप बढ़ेगी तो गैस के अणु क्या होगा? फैलेगा। ऐसी स्थिति में उसका अधिशोषण कम होगा, यानी ताप घटने पर वह क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, गैस के भौतिक अधिशोषण में ताप घटने पर घटेगा, क्योंकि ताप होने पर वह क्या करेगा? अधिक मात्रा में फैलना शुरू करेगा, इसलिए उसका अधिशोषण क्या होगा? आपको घटना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब यहाँ तो ध्यान दो, अगला टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं कौन सा? हाँ, अगला टॉपिक कौन सा कथन रस अवशोषण हेतु प्रयोज्य नहीं है? ये ताप से स्वतंत्र होते हैं, ये अति विशिष्ट होते हैं, ये मंद होते हैं। देखो ये नहीं हो सकता है, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये कौन प्रयोज्य नहीं है? किसका उपयोग नहीं हो सकता है? देखो ये अनुत्क्रमणीय भी, ये अनुत्क्रमणीय नहीं होते हैं, या आप इसको हटा सकते हैं। विलयन में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। विलयन में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। कब बढ़ती है? ध्यान दो यहाँ, विलयन में अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। जब विलयन में अधिशोष की मात्रा बढ़ती है, पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और क्या होता है बच्चे? ताप बढ़ते हैं। अब यहाँ कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ है कि इसके अंतर्गत क्या करना है आपको। अब एक टॉपिक है विलयन में अधिशोषण और अधिशोष की मात्रा पर क्या निर्भर करता है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये जो है ना मात्रा आपको बढ़ाती है, ये जो है ना, ये विलयन में अधिशोष की मात्रा बढ़ने पर, ये 18 का ये डाल दो, क डाल दो। गैसीय स्पीसीज को भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा रासायनिक अधिशोषण में बदल जाएगा? अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा बच्चे? बदल जाएगा। अगर तुम उसको बढ़ा दोगे तो किस में बदल जाएगा? ये भौतिक अधिशोषण टेम्परेचर बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण में बदल जाएगा। भौतिक अधिशोषण किसके एक गैस के लिए विशिष्टता प्रदर्शित नहीं करता? ध्यान दो, ये किसी गैस के लिए विशिष्टता प्रदर्शित क्यों नहीं करता? देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर गैसों के बीच जो वांडर वाल बल होते हैं वह बहुत व्यापक होते हैं, इसलिए वह प्रदर्शित नहीं करता। अब यहाँ सुनो, कौन सा अवशोषण एक उदाहरण है? तो कैल्शियम क्लोराइड पर जल जो है एक उदाहरण है। याद रखना, इसमें से कौन उदाहरण है? कैल्शियम क्लोराइड पर जल क्या है? एक उदाहरण है इसका। RCN के द्रवित हो जाने वाली गैसों की तुलना में, हाँ, तुलना में H2 गैस सकृत चारकोल पर बहुत कम सीमांत अधिशोषित होती है, क्योंकि, अब सुनो यहाँ, अब एक टॉपिकली क्वेश्चन आया है आपको कि ये जो है क्यों ये ऐसा घटना घटती है। यहाँ समझना है हमको, समझना क्या है, एक बात को ध्यान दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ करा है कि गैसों की तुलना में H2 गैस क्यों कम होता है? क्योंकि देखो ध्यान दो, अति दुर्बल वांडरबल होता है, इसका क्रांतिक ताप कम होता है, अर्थात ग जो है इसका सही होगा। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। हाँ, ये होगा सही, ये दोनों काम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। चलो आओ, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया, ध्यान दो यहाँ कैसी अभिक्रिया है?
रासायनिक अधिशोषण जो होती है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पता है आपको ना? कैसी अभिक्रिया है बच्चे? अनुत्क्रमणीय। मतलब एक बार जो कोई पदार्थ बन जाएगा फिर उसको मूल पदार्थ के रूप में आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा कितना होता है? देखो, भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा कम निकलता है। कुछ बात समझा करो। ये आपका बोर्ड का, बिहार बोर्ड में 21 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये 20 से लेकर 40 तक है। 20 से लेकर कितना तक है बच्चे? 40 तक इस तरह की घटना घटती है। अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है उसे मैं देखूँ आगे। देखो, कौन सा वक्र फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी है? देखो यहाँ, इसके लिए जो आप ग्राफ पढ़े होंगे तो ये ग्राफ पढ़े होंगे ऐसे वाला ग, याद करिए। ये ग्राफ आप लोग जो है क्या किए होंगे? पढ़े होंगे। ये ग्राफ आप लोग जो है इसको क्या किए हैं? पढ़े हैं। इस बात को हमको ध्यान देना है, ठीक है? आइए, कौन सा परिघटनाएं चित्र में दिखाए गया प्रक्रम पर लागू होता है? कौन सी घटना दिखाए गए प्रक्रम पर लागू होता है? ध्यान दो यहाँ। अब यहाँ देखो, चित्र तो यहाँ नहीं बनाया गया है, लेकिन एक बात तो समझ लो कि ये कुछ चैप्टर जो है आपके कौन हैं? ये आपका जो चैप्टर है वो अधिशोषण से है, तो इसमें जो चित्र होगा वो अधिशोषण वाला होगा। कौन सी घटना अधिशोषण परिघटना पर लागू नहीं होता? अच्छा, कौन सी घटना अधिशोषण के परिघटना पर लागू नहीं होता? एक बात सुनो, एक बात तूने पहले से पढ़ लिया होगा। डेल्टा एच का मान क्या होता है? पता है आपको? डेल्टा एच का मान क्या होता है ये तुमने पहले से ही पढ़ रखा है। अब डेल्टा एच का मान माइनस होता है, यानी ध्यान दो ये क्या है? 0 बड़ा है, मतलब ठीक है। या देखो, ये एच 0 से बड़ा, ये लागू नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एच का मान तो नेगेटिव होता है। अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए क इसका आंसर होगा। रासायनिक अधिशोषण की दर ताप बढ़ने पर घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है। वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, दाब बढ़ने पर बढ़ती है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, फ्रेंडली का समतापीय वक्र आप लोगों को कुछ बता रखा है। फ्रेंडली का समतापीय वक्र आप लोगों को कुछ बता रखा है। ये क्या कहता है? ये आप पढ़े होंगे। इसमें एक बात को ध्यान रखना है, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अधिशोषण की जो दर है वह क्या होता है? दाब बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि आपने ग्राफ में दाब के बीच ग्राफ खींचा है। 1 किलोग्राम चारकोल द्वारा कौन से किस गैस का सबसे अधिक आयतन पर अधिशोषित होगा? तो देखो, अधिशोषण सबसे ज़्यादा किसका होता है? अमोनिया का। हम कई बार कह चुके हैं, आयतन कुछ भी हो, शोषण सबसे ज़्यादा किसका होगा? अमोनिया का। NH3 का अधिशोषण सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है? यह साम्य बिंदु में परिवर्तित करता है, किसी अभिक्रिया की दर प्रारंभ करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया। रियल में उत्प्रेरक का जो लक्षण है वह अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है, अभिक्रिया के दर को बढ़ाना है। अब उत्प्रेरक की दर को बढ़ाता है, कौन सी बढ़ाता है? देखो, अभिक्रिया, उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसके संक्रियन ऊर्जा को कम करके। याद रखना है, उसके अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसके संक्रियन ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ये ग हुआ। उत्प्रेरक क्रियाशीलता किस पर निर्भर करता है? कणों के आकार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करता है। कणों के आकार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करता है। देखो, ये शब्द आ गया। उत्प्रेरक के संदर्भ में असत्य कौन है? ये अभिक्रिया किसी अभिकारक के सापेक्ष गति विशिष्ट होता है। अभिक्रिया के अंत में संगठन और द्रव्यमान होता है। अभिक्रिया को चालू कर सकता है, गलत है। अभिक्रिया को चालू कराने की ताकत उत्प्रेरक के पास नहीं है। किसी भी अभिक्रिया को चालू कराने की ताकत उत्प्रेरक के पास नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। एंजाइम के संदर्भ में कौन सही है? ये कभी कभी अभिकारक के सापेक्ष विशिष्ट होता है, अभिक्रिया को चालू नहीं कर सकता।
अभिक्रिया को चालू कर सकता है। देखो यहाँ पर ये अभिक्रिया को एंजाइम जो है रिएक्शन को ध्यान रखना होगा। आपका जो एंजाइम है ये क्या करता है, अभिक्रिया को क्या कर सकता है, चालू नहीं कर सकता। एंजाइम जो है अभिक्रिया को क्या नहीं कर सकता, ये कौन है, सही है, सही कौन है, हाँ ये तो है कि एंजाइम अति विशिष्ट होता है, क्योंकि हर पदार्थ को पचाने के लिए एंजाइम अलग अलग होता है। उत्प्रेरणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक केवल अग्र अभिक्रिया को बढ़ाता है, पश्च अभिक्रिया अपेक्ष अभिक्रिया की दर को अधिक बढ़ाता है। भिन्न भिन्न मात्रा में अग्र अभिक्रिया नहीं, ये दोनों सही होगा, दोनों उत्प्रेरणीय है तो इसका मतलब हुआ कि आगे वाला रिएक्शन को भी बढ़ाएगा और पीछे वाले रिएक्शन को भी वह बढ़ा, तब बैलेंस में जाएगा। सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि देखो छोटा छोटा होगा ना तो उसकी जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सबसे अच्छा आंसर, क्योंकि छोटा छोटे वस्तुओं का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। एंजाइम के संदर्भ में कौन सही है, ये कोलाइडी अवस्था में होता है, ये उत्प्रेरक होता है, ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, ये एंटीजन एक एंजाइम है। सुनो यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ बात आया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह जो है एंजाइम की जो सबसे बड़ी विशेषता है ये जानो, ये जो है ध्यान देना है आपको। एंजाइम के संबंध में ये एंजाइम जो है कौन सा कथन असत्य है, ओहो ये एंजाइम ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हर अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए अलग अलग एंजाइम है। मानव शरीर में एंजाइम को उत्प्रेरित कुछ रासायनिक अभिक्रिया की प्रभावशाली तुलना इतना से किया जाए तो अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा, देखो यहाँ सुनो, अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा, यदि आप समझ जाओ कि अगर उसका क्षेत्रफल क्या हो, बढ़ जाए, तो स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, उसकी जो संक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी और क्या होगा, दोनों दशाओं में अभिक्रिया क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ये होगा ग सही होगा। कौन सा प्रक्रम प्रावस्था के अंतरापृष्ठ को घटित नहीं होता। अच्छा, अंतरापृष्ठ पर घटित नहीं होने वाला कौन सी घटना है, अब यहाँ समझिए, अंतरापृष्ठ पर घटित होने वाली कौन सी घटना है, अब यहाँ समझिए। देखो तुम्हारे पास समांगी उत्प्रेरण जो होगा ना वह इस तरह से काम करेगा। ये समांगी उत्प्रेरण जो है अंतरापृष्ठ पर घटित नहीं होता। सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनियम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता को क्यों बढ़ा देता है, जवाब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका क्षेत्रफल जो होता है ना बुआ, इसका क्षेत्रफल जो है वह क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए उसका जो है ऐसी घटनाएं होती है। किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित, हाँ, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, अभिक्रिया की अन्य रासायनिक दृष्टि को अपवर्तित करता है, संक्रियण ऊर्जा को घटाता है। मैं पहले बता चुका हूँ ये क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा को घटाएगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। किस प्रकार की धातुओं का प्रभावी उत्प्रेरक है, देखो यहाँ संक्रमण धातुएं, याद रखना जितना भी उत्प्रेरक बना है, अधिकांश उत्प्रेरक जो प्रभावकारी है सब संक्रमण धातु का है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, याद रखना हमेशा के लिए। तेलों का हाइड्रोजनीकरण किसके कारण होता है, निकिल की उपस्थिति में होता है, पहले भी पढ़ चुके हो तुम। हेबर विधवा अमोनिया का निर्माण या फिर उत्प्रेरक के लिए वर्धक कौन होगा, वर्धक जो होगा, या यहाँ ध्यान दो, वर्धक वह होता है जो उत्प्रेरक की अवस्था को क्या करता है, वो बढ़ाता है। उत्प्रेरक के अवस्था को वह क्या करता है, बढ़ाता है, वह क्या नाम पड़ता है उसका, वर्धक। तो अब पता है तुमको वर्धक कौन होगा, एक टॉपिक में नहीं दिया गया, यमो का रोल होता है। मॉलिब्डेनम किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या, किस प्रकार की उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत भी उत्प्रेरक की जा सकती है। देखो यहाँ पर
तुम्हारा जो अधिशोषण की जो व्याख्या किया गया है वह हमेशा ध्यान रखना कि यह जो है विषमांगी के लिए आपकी व्याख्या किया गया है। ये बात ध्यान रखना, ये किसके लिए किया गया है? विषमांगी के लिए किया गया है। हेवर विधि से H2SO4 उत्पादन की अभिक्रिया में कौन उत्प्रेरक होता है? तो ध्यान दो यहाँ B2O5 चेंबर विधि में, चेंबर विधि में कौन होगा? यहाँ ध्यान दो, यहाँ चेंबर विधि में रिएक्शन पूरा नहीं लिखा गया है। रिएक्शन पूरा नहीं लिखने के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। यानी यहाँ पर हे चेंबर विधि ना, तो NO खोजो, NO नहीं है, NO होगा, NO होगा बउआ। ठोस उत्प्रेरित के लिए कौन सी घटना, कौन सी कथन सत्य है? एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन की होती है, संक्रियण अति विशिष्ट होता है, एंजाइम उच्च ताप पर पराबैंगनी किरणों द्वारा विकृत होता है, एंजाइम का इष्टतम ताप, निम्न सक्रियता होती है। आपको इस बात को जानना है। आइए समझते हैं कि क्या है, क्या यह है। सुनो, ठोस के उत्प्रेरक के कौन सा कथन सत्य है? लगता तो सब सही है, लगता तो है कि तुम्हारा सारा के सारा सत्य है। यानी एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन की है, स्वाभाविक है। सक्रियता अधिक है, ये भी सही है। सही, सभी सही होगा इसका। एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, ताप एवं पीएच के परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत, या ये सही नहीं है। मतलब यह सही कौन है जो सही नहीं है? मतलब गलत है। तो गलत पहले का होगा, टेम्परेचर बदलेगा तो परिवर्तन होबे करेगा। अति विशिष्ट होता ठीक है, क्रियात्मक होता यो ठीक है, ये उच्च प्रोटीन, ये पहले का गलत है, क्योंकि ये जो है ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, अगला टॉपिक है कौन सा किसका उदाहरण है? दूध तो क्या है? पायस है। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगातार पूछता है। तो फिर बच्चे ये तो आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, फिर हमेशा इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलता रहेगा। तब तक के लिए सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट।